नमस्कार दोस्तों, 3 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? तो बच्चों के लिए 2022 की यूनियन बजट में क्या क्या दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। मैरिटल रेप से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसके रिस्पेक्ट में सरकार ने क्या बोला है रिसेंटली पार्लियामेंट में। फिर जो इंडिया और पाकिस्तान का इंदस कमीशन है, इसकी जो एनुअल मीट होनी है वो अब तक नहीं हुई है, उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। एक स्पेशी है पेड़ की, सिमाई कारू वलिम करके, ये एक्चुअली में अफ्रीका से लाई गई थी इंडिया के अंदर। अब जो इसके पेड़ हैं वो हद से ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। ये पेड़ बहुत तेजी से ग्राउंड वाटर को खींच लेते हैं, ओवरऑल लैंड को इनफर्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे मद्रास हाईकोर्ट प्ले में आ गई और वो बोल रही कि आप इन पेड़ों को काट क्यों नहीं रहे हो। तो राज्य का क्या रिस्पॉन्स है, इसको यहाँ पे समझेंगे। 1 साल हो गया है म्यांमार कूप का, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएसए की, इसने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जी हां, हमने ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर एनएसओ ग्रुप से खरीदा था। तो ये सारी की सारी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। शुरुआत करते हैं वर्ड ऑफ द डे से। वर्ड ऑफ द डे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटियन। क्या होता है प्रोटियन? मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, ट्रेंडिंग, वर्सेटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप YouTube के ट्रेंडिंग सेशन में जाओ तो आपको अलग अलग वीडियोस दिख जाएंगी। कभी कोई टेक्नोलॉजी की वीडियो ट्रेंडिंग दिखेगी, कभी कोई एंटरटेनमेंट हंसी वाली वीडियो, कभी कोई हो सकता है कि नई मूवी का गाना रिलीज हो गया तो वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा, जैसे वो नाटू नाटू RRR का जो गाना है। तो क्या है कि मतलब चीजें जो बहुत डायनेमिकली बदले, ठीक है ना, आज एक चीज वायरल है कल दूसरी चीज वायरल है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, विक्की कौशल इज अ प्रोटियन एक्टर हु इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रोल। तो यहाँ पे विक्की कौशल की तारीफ करते हुए बोला जा रहा है कि भाई ये अलग अलग प्रकार के रोल भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, फाइटिंग के भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल कोई चीज जो बहुत ज्यादा डायनेमिक हो, एकदम से अपने आप को बदल ले, अलग अलग रूप में अपने आप को ढाल सके, इसको आप प्रोटियन बोलते हो। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैरिटल रेप से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाइए, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे काफी मदद मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाना, कमेंट करके जाना, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करता है। वीडियो आज थोड़ी सी लेट हो गई है, आप कह लीजिए लगभग 11:15 बजे आपको ये वीडियो मिल गई है। रीजन बीइंग, देखिए कभी कभी हो जाता है लेट। मेरा भी जो 15-17 घंटे का काम करने का शेड्यूल है दिन का, वो थोड़ा हल्का फुल्का कभी कभार बिगड़ जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में कभी कभी वीडियोस लेट हो जाती है। वैसे तो मेरी टारगेट रहता है कि 9 बजे से पहले आपको करंट अफेयर्स और 10 बजे से पहले एडिटोरियल दोनों मिल जाए, लेकिन आज थोड़ा लेट मिल रहा है। 11:15 आपको एडिटोरियल भी 12 बजे तक मिल जाएगा। चलिए, मैरिटल रेप प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉज सेज गवर्नमेंट। देखिए भाई, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया कि भैया गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स करने के प्रोसेस में है। किसमें? क्रिमिनल लॉज में। जी हाँ, क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने की बात की जा रही है। मैरिटल रेप को लेके पार्लियामेंट में सवाल उठाया जा रहा है। ऑपोजिशन को इस समय पे जो समझ में आ रहा है उसको लेके सवाल उठा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी पिटीशंस पड़ी हुई हैं जहां पे यह बोला जा रहा है कि भाई मैरिटल रेप को आप एक क्राइम बनाओ। हमारा जो सेक्शन 375 है इंडियन पीनल कोड का, वहां पे मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन दिया गया है। जी हां, अगर एक शादीशुदा जोड़े में जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है और वो कल की डेट में जाके कोर्ट में बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। 18 साल से कम में चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि 18 साल से कम की लड़की की शादी तो इंडिया के अंदर लीगली अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद 18 साल से कम की लड़की शादीशुदा है भी तो भी जाके कोर्ट में बोलती है मेरा रेप हुआ, तो भाई कोर्ट एक्ट करेगा। लेकिन 18 साल से ज्यादा की है लड़की, वुमन, जो भी आप बोलो, तो उस केस में रेप को अगर हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लग रहा है, रेप नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्शन जो सेक्शन 375 का है, ये बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स का और आप कह लीजिए एनजीओ ग्रुप्स का ये बोलना है कि भाई ये मैरिटल रेप को एग्जेम्प्ट कर रहा है और इससे वुमेन राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब इस कंटेक्स्ट में दो सेट ऑफ पीपल आपको मिलेंगे। देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है ना। वहां पे शादियां भी जल्दी होती हैं, डिवोर्स भी जल्दी होते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है वहां पे। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर एक बार शादी होती है तो जो दोनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, वो कहीं ना कहीं शादी को जितना लंबा हो सके खींचने की कोशिश करते हैं। जब ये लग जाता है कि नहीं भाई अब लंबा नहीं खींच सकता, तो उस केस में भाई शादी का डिवोर्स लिया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो यूएस से और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे ज्यादा लंबा चलता है। अब ओवरऑल यहाँ पे स्मृति ईरानी जी और भी जो आप कह लो कुछ लोग हैं, उनका ये बोलना है कि देखिए अगर आप मैरिटल रेप को एक आप कह लेते हैं वो मतलब अलाउ कर देते हैं, जैसे सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी को हटा देते हैं और आप मैरिटल रेप को अलाउ करते हैं, तो इससे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये केवल अभी नहीं बोला जा रहा है,
इसके बारे में पहले भी काफी सारी बातें हो चुकी हैं। देखिए 172nd रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की 2000 में। इसने ये बोला कि भैया मैरिटल रेप वाले प्रोविजन को आप डिलीट मत करो, अगर आप डिलीट कर दोगे तो शादीशुदा रिश्तों में जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस होगा कोर्ट का। हालांकि बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों के लिए ये 172nd रिपोर्ट लॉ कमीशन का स्टेटमेंट रिग्रेसिव हो सकता है, ये आपके माइंडसेट की बात है। नेक्स्ट 2013 में बनी जेएस वर्मा कमेटी, निर्भया गैंग रेप, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ था दिल्ली में, उसके बाद इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि मैरिटल रेप को आप एक क्राइम बनाओ, ठीक है। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2013 में तो उसमें मैरिटल रेप के ऊपर बातचीत नहीं हुई। और बाद में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स बनी विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप, और इसने बोला कि अगर मैरिटल रेप को क्राइम बना दिया गया तो पूरा का पूरा जो एंटायर फैमिली सिस्टम है वो यहां पे खतरे में आ जाएगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए जो एडवोकेट लड़ रही हैं, जिनका नाम है करुणा नंदी, इनका क्या बोलना है और बेसिकली ये किसके बिहाफ पे लड़ रही हैं, तो आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, ये पेटिशनर्स हैं। इन्होंने जाके हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल की कि मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज करो। तो इनके बिहाफ पे एडवोकेट करुणा नंदी जी बोलती हैं कि देखिए वाइफ का सेक्सुअल डिजायर और कंसेंट मैटर करता है। भले एक लड़का लड़की की शादी हो गई, लेकिन अगर वाइफ का डिजायर नहीं है और उसकी कंसेंट नहीं है और उसके बाद भी अगर हस्बैंड जबरदस्ती करता है तो इसको मैरिटल रेप ही माना जाएगा। सेक्शन 375 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको स्ट्रक डाउन करो। तो दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार से बोल चुके हैं कि भैया तुम अपना स्टैंड दो मैरिटल रेप के ऊपर। अब यहां पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो भाई सरकार को घसीटा जाएगा। तो सरकार में जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, इन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारे कंसल्टेशंस कर रहे हैं और जल्दी ही हम मेजर अमेंडमेंट्स लेके आएंगे इंडिया के क्रिमिनल लॉज में विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप, ऐसा यहाँ पे स्मृति ईरानी जी ने बोला है। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने यह भी बोला है कि देखिए अगर आप देश के हर आदमी को एक रेपिस्ट मान लोगे और हर मैरिज को एक वायलेंट मैरिज मान लोगे तो कल की डेट में मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे किसी का कोई भरोसा नहीं रहेगा। जो लोग लड़ रहे हैं ना पेटिशनर्स यहां पे, वो सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहते हैं और वो इसके लिए सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑब्वियसली बात करता है कि हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का अत्याचार या फिर उसकी फैमिली किसी प्रकार का अत्याचार वाइफ के अगेंस्ट नहीं कर सकती। तो कुल मिला के सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से सेक्शन 375 अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ये सब बोल के ओवरऑल हाई कोर्ट में यहां पे बहस करी जा रही है। इस बहस का बेस क्या है? बेस ये है कि देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में आया था, इसने बताया था कि जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं उनमें से 4% औरतों ने सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। 7% औरतों ने, सॉरी, तो जितनी भी शादीशुदा औरतें उसमें से 7% औरतों ने सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया। और मान लो जितनी भी औरतों ने सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है उसमें से 83% औरतें बोलती हैं कि जो मेरा करंट हस्बैंड है उसने मेरे साथ वायलेंस किया है, और 9% औरतें बोलती हैं कि जो मेरा एक्स हस्बैंड था उसने मेरे साथ वायलेंस कमिट किया है। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। लेट्स सी कि सरकार इस पर्टिकुलर केस में क्या अमेंडमेंट्स लेके आती है। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटीज वुमेन्स प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है चिल्ड्रंस शेयर इन 2022 यूनियन बजट प्लमट्स टू 11 ईयर लो। देखिए यहाँ पे एक एनजीओ है HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, इसने बोला है कि भाई सरकार ने इस बार जो बजट दिया है वो पिछले 11 सालों में चिल्ड्रंस के एलोकेशन को लीस्ट कर देता है। हालांकि मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि ये जो लीस्ट ये एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, ये परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2021-22 के बजट की बात करो तो टोटल चिल्ड्रन को एलोकेट किया गया था 85,712.56 करोड़ और यूनियन बजट 2022-23 में एलोकेट किया गया 92,736.5 करोड़। तो पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 7,000 करोड़ ज्यादा दिख रहा है। तो कम कैसे हो गया? तो कम यहां पे बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रपोर्शन, समझ गए, प्रपोर्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल का जो यूनियन बजट है टोटल, उसमें से एज अ परसेंटेज बच्चों को एलोकेट किया गया 2.35% और पिछले साल इससे 0.11% लगभग 2.46 या 2.47% एलोकेट किया गया था। तो जो परसेंटेज ऑफ एलोकेशन है यूनियन बजट का टू चाइल्ड एक्सपेंडिचर वो इस बार कम हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। ठीक है, फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड हेल्थ के रिस्पेक्ट में जो एलोकेशन किया गया है वो 6.08% से घटा है। चाइल्ड हेल्थ के लिए 2021-22 में एलोकेट किया गया था 3,727 करोड़ रुपीस और नेक्स्ट फिस्कल यानी 2022-23 में एलोकेट किया गया 3,501 करोड़। फिर एक और इंपॉर्टेंट चाइल्ड हेल्थ स्कीम है NRHM RCH फ्लेक्सी पूल। इसने क्या बोला है?
तो ये जो NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन RCH फ्लेक्सी पूल है, इसको जो एलोकेशन है वो लगभग 8.22% कम हुआ है। यूनियन बजट 2022-23 में 3,174 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए स्कीम को। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या बता रहे हो आप, NRHM RCH फ्लेक्सी पूल। तो देखिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो दो मिशनों में बटा हुआ है, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखो ये दो बड़े हेड्स हैं। ओवरऑल NHM टोटल 6 फाइनेंसिंग कंपोनेंट में बटा हुआ है, इन 6 में पैसा जाता है। एक है NRHM RCH फ्लेक्सी पूल, एक है NUHM नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन फ्लेक्सी पूल, फिर एक है फ्लेक्सी पूल फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, फ्लेक्सी पूल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, फैमिली वेलफेयर सेक्टर कंपोनेंट। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि NRHM RCH फ्लेक्सी पूल जो कि चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें 8% पैसा कम एलोकेट किया गया इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? तो ओवरऑल ये बात हो रही है। देखिए ओवरऑल आपको यहां पे समझना ये है कि ये चाइल्ड को टोटल एलोकेशन कितना हुआ, उनकी हेल्थ जोड़ दो, एजुकेशन जोड़ दो, जितने लिए उनकी सेंटर सेक्टर की स्कीमें चलती हैं उनको सबको जोड़ दो। जैसे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं उनमें 10.97% का जो एलोकेशन हुआ है वो कम हुआ है। अगले फिस्कल 17,826 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम चलाया है। ओके, 12 चैनल से बढ़ा के 200 चैनल पे यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में सप्लीमेंट्री एजुकेशन के रिस्पेक्ट में क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये क्लासेस ज्यादातर बच्चों को मदद नहीं करती, क्योंकि रीजन है कि कई बच्चों के पास टीवी का यहाँ पे एक्सेस नहीं है। फिर जो मिशन वात्सल्य स्कीम है, इसके अंदर जितनी भी टोटल स्कीमें आती हैं उनको 1,472 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स यहां पे हमने डिस्कस किए। जीएस पेपर 2 बजट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्थ में भी न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है एनुअल मीटिंग ऑफ परमानेंट इंदस कमीशन ड्यू। देखिए हर साल परमानेंट इंदस कमीशन की एक मीटिंग होती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के मेंबर्स होते हैं। ये मीटिंग 31 मार्च से पहले होनी चाहिए, लेकिन जो इंडिया के इंडस कमिश्नर है PK सक्सेना साहब, वो ये बोल रहे हैं कि अभी के लिए इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए कोई भी आप कह लो शेड्यूल डिसाइड नहीं किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में आपकी साइन की गई थी। बताइए इस ट्रीटी को ब्रोकर किसने किया था? इस ट्रीटी के चलते ईस्टर्न रिवर्स या फिर जो कह लीजिए सबसे साउदर्न 3 रिवर्स है, सतलज, बीस, रावी, ठीक है ना। आपसे एक सवाल है, सतलज इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में घुसती है और कौन से पास के थ्रू होती हुई घुसती है तिब्बत से? ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर से रिपीट करता हूं, सतलज इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में घुसती है और कौन से पास के थ्रू होती हुई घुसती है तिब्बत से? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के। जो सवाल पूछता हूं उसमें पहले दिमाग पे जोर डाला करो, फिर कहीं और सर्च मारा करो। तो सतलज, बीस, रावी का 33 मिलियन एकड़ फीट का पानी एलोकेटेड है इंडिया को, और इंदस, झेलम, चिनाब का 135 मिलियन एकड़ फीट का पानी एलोकेटेड है पाकिस्तान को। देखिए समझिए, ये 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं कर सकता। बहुत सारा पानी नेचुरल फ्लो के थ्रू अरेबियन सी में बह के चला जाएगा। हालांकि इंदस, झेलम, चिनाब पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को बना सकता है कौन? इंडिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यहां पे पाकिस्तान को भी राइट्स दिए गए हैं कि इंडिया जिस प्रकार के भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, उसमें अगर पाकिस्तान को लगता है कि कुछ इशू है तो पाकिस्तान उस इशू को उठा सकता है। कहां पे, किस बॉडी के सामने? इसका सवाल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा है। तो मीटिंग नहीं हुई, इस रिस्पेक्ट में न्यूज है तो मैंने आपको बता दिया। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और जीएस पेपर 3 वाटर रिसोर्सेज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है फ्रेम स्कीम टू इरेडिकेट सीमाई कारू वलम ट्रीज। हाई कोर्ट ने बोला है, बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को बोला है कि भैया तुरंत पूरे स्टेट से सीमाई कारू वलम ट्रीज को हटाओ, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस MN भंडारी साहब और जस्टिस N सतीश कुमार और PD औदी केशवलू साहब, इन्होंने डायरेक्शन दिया है राज्य की सरकार को। एक PIL फाइल हुई, तो उस PIL के रिस्पेक्ट में राज्य की सरकार को डायरेक्शन मिले हैं कि भैया ये जितने भी ट्रीज सीमाई कारू वलम के लगाए गए तमिलनाडु के अंदर, सबको उड़ा दो। क्यों उड़ा दो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, राज्य की सरकार बोल रही है कि हम एक पैनल बना रहे हैं इस बात के ऊपर स्टडी करने के लिए, आप एकदम से अभी ऑर्डर मत दीजिए, एक पैनल बनने दीजिए, हमें डिस्कस करने दीजिए। मद्रास की हाईकोर्ट ने पलट के बोला कि ऑलरेडी बहुत पैनल बन चुके हैं, बहुत एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, बार बार एक्सपर्ट कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, ये एक अर्जेंट इशू है, 2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर एक्शन लो। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल इन ट्रीज को हटाने की रिकमेंडेशन पहले ही नीरी नाम का इंस्टीट्यूट, जिसको आप नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हो, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद दे चुका है। अब इन ट्रीज को हटाने की बात क्यों की जा रही है? देखिए जो सीमाई कारू वलम ट्री है, ये
वेस्ट अफ्रीका का ट्री है और इसको 1960 में लाके तमिलनाडु में प्लांट किया गया था ताकि इसके लकड़ी को एक फ्यूल वुड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लक्कड़ को जो जला के आग वगैरह बनाते हैं, फ्यूल के किसी भी पर्पस के लिए इस पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए 1960 में ये जो पर्टिकुलर प्रोसोपिस जूलिफोरा है, जिसको आप सिमाई कारूवलम बोलते हैं, उसको लेके आया गया था अफ्रीका से तमिलनाडु के अंदर। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक प्रकार की एग्जॉटिक स्पेशी है। इसके सीड्स डैम्स में, रिवर्स में जाने लगे, ऑटोमेटिकली ये सीड्स प्रोलिफरेट करने लगे, इनके जो ट्रीज हैं बहुत तेजी से बढ़ने लगे और ये ट्रीज बहुत तेजी से ग्राउंड वाटर खींचते हैं और जिन जिन इलाकों में भी आप इन ट्री को प्लांट करोगे वहां की फर्टिलिटी हो जाएगी बेकार। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो एक तो तमिलनाडु में वैसे ही पानी की कमी है, ड्राई स्टेट है, ऊपर से ऐसे पेड़ लगा दो जो ज्यादा ग्राउंड वाटर खींच रहे हो, तो ऐसे पेड़ खतरनाक हो जाते हैं ओवरऑल इकोलॉजी के लिए। इसलिए यहाँ पे नीरी और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पहले ही बोल चुके हैं पेड़ हटा दो। मद्रास हाईकोर्ट भी बोल रही है पेड़ हटाओ। राज्य की सरकार ज्यादा टाइम मांग रही है, मद्रास हाईकोर्ट बोल रही है अब कोई टाइम नहीं मिल पाएगा, पेड़ हटाना इमरजेंसी है, तुरंत हटाओ। अच्छा, हटाने के लिए तुरंत कैसे हटाओगे? तो मद्रास हाईकोर्ट बोल रही है कि मनरेगा के फंड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मनरेगा के अंदर अनस्किल्ड वर्क इस्तेमाल किया जाता है ना, तो मनरेगा के अंदर आप काम दे दो और वो लोग जाके इस पेड़ को काट देंगे। तो आप समझ सकते हो ना मनरेगा का इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है। तो सेमाई क्यारूवलम ट्रीज को उखाड़ना है तो पेड़ काटने के लिए लक्कड़ लिया और उसको उखाड़ उखाड़ के पेड़ काट दिया। तो इस काम के लिए ओवरऑल लोगों की सर्विसेज को प्रोवाइड की जा सकती है मनरेगा फंड का इस्तेमाल करके। ये है सेमाई क्यारूवलम नाम का ट्री। ठीक है भाई, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और ये बोला गया है कि भैया जो वायलेंस चल रहा है म्यांमार के अंदर, इसको तुरंत खत्म करो और जल्दी से जल्दी म्यांमार में आप डेमोक्रेसी को रिस्टोर करो। यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उन्होंने बोला है कि जितने भी आपने गवर्नमेंट फंक्शनरीज को डिटेन किया, जैसे ऑंग सैंग सी की और जो भी इनके प्रेसिडेंट थे विंट साहब, इनको तुरंत छोड़ो। 1 फरवरी 2021 को कूप हुआ है, आज हम 3 फरवरी को डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब 1 साल हो चुका है इस कूप को। तो ये 15 मेंबर्स मिले, बैठ के बातचीत की और उन्होंने बोला कि भाई तुरंत म्यांमार का मिलिट्री कूप खत्म होना चाहिए। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन नीड की जरूरत है। वुमेन, चिल्ड्रन और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो काफी वल्नरेबल हो रखे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, 1500 लोगों की जान जा चुकी है। कूप के 1 साल जब हो गए तो पूरे देश में स्ट्राइक हुई, प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ। तो जब लोग चाहते नहीं है मिलिट्री का रूल, तो जबरदस्ती मिलिट्री का रूल क्यों कर रहे हो? तो डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट करो। ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने रेजोल्यूशन के थ्रू कहा है। सारे मेंबर्स ने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। लेकिन देखिए, ये बोल बच्चन बातें हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है। आप शर्त लगा लीजिए, जब तक म्यांमार के लोग सड़क पे उतर के मिलिट्री को ओवरथ्रो नहीं करेंगे, इंटरनेशनली कोई भी बॉडी आके म्यांमार के अंदर कूप के प्रोसेस को सॉल्व करने वाला नहीं है। चाइना बैक एंड से फुल एंड सपोर्ट दे रहा है म्यांमार को। रशिया चाहता है कि म्यांमार की मिलिट्री उनसे वेपन्स खरीद ले, तो रशिया, चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, ये म्यांमार को कुछ होने नहीं देंगे और इंडिया की मजबूरी है। भाई, हम म्यांमार से पंगा लेके अपने नॉर्थ ईस्ट के टेरर ग्रुप्स को मदद करने लगे, वैसे ही चाइना पाकिस्तान दुश्मन बने बैठे हैं, तो इंडिया का यहां पे कुछ बोलना सही नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो म्यांमार की हालत बहुत खराब है। 1500 लोग मर चुके हैं। आप कह लीजिए 3,20,000 से 4 लाख लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो जहां रहते थे वहां से छोड़ के उनको भागना पड़ गया। बहुत सारे लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम जैसे स्टेट्स में घुस के आके सेटल हो गए म्यांमार से भाग के। हालात बहुत बुरे हैं म्यांमार के अंदर। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल की बोर्ड बच्चन बातें कि हम एक्सप्रेस करते हैं डीप कंसर्न एट द फर्दर रिसेंट वायलेंस इन द कंट्री। इतने सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत हो रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन लाना चाहिए। फिर एशियान के रोल को यहाँ पे प्रोग्रेसिवली सपोर्ट किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। उन्होंने बोला कि भाई 10 एशियान नेशन ने जो पिछले साल 5 पॉइंट डायलॉग की बात की थी, 5 पॉइंट कंसेंसस की बात की थी, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। लेकिन काय का इंप्लीमेंटेशन भाई? जब तक म्यांमार की मिलिट्री जनता ही तैयार नहीं है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तब तक बाकी कंट्री कितना भी बोल बच्चन करती रहे, कुछ होने वाला नहीं है। म्यांमार का अगर आप नक्शा देखो तो बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ, आपको पता ही है। एक छोटी सी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही बनती है, बहुत बड़ी बाउंड्री म्यांमार की चाइना के साथ बनती है, लाओस के साथ एक छोटी सी बाउंड्री है म्यांमार की, थाईलैंड के साथ एक बाउंड्री है। वाटर बॉडीज देखिए तो बे ऑफ बंगाल तो है ही म्यांमार के पास, और ये गल्फ ऑफ मर्तबान यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ये जो यंगून नाम का शहर है ना, यंगून रंगून जो बोल लो, ठीक है, जो हम लोग सुने हैं, पिया गया रंगून वाला जो यंगून है, इसके जस्ट पास ही में है आपका गल्फ ऑफ मर्तबान। ठीक है भाई, तो ये वाटर बॉडीज कुछ याद रखिएगा। कल की डेट में आपसे पूछ सकता है म्यांमार न्यूज में कि गल्फ ऑफ मर्तबान कहाँ है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जिस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, एफबीआई ने कंफर्म कर दिया है कि इन्होंने एनएसओ ग्रुप से, मतलब इजराइल के एनएसओ ग्रुप से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। ठीक है भाई, यहाँ पे एफबीआई ने ये मान लिया है कि हमने भाई यहाँ पे ये पेगासस वाला सॉफ्टवेयर खरीदा है एनएसओ का। अब ये अपने आप में एक बड़ा ही खतरनाक, ये आप कह लो कि
मतलब एसेंट है कि हाँ भाई हमने खरीद लिया, अपने आप में कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बोल रही है कि हमने पेगासस खरीदा है। पेगासस गलत चीजों से जुड़ा हुआ है, दुनिया भर में स्नूपिंग, ह्यूमन राइट्स और जर्नलिस्ट को दबाना, इस तरीके की चीजों में पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एफबीआई ने बोला कि हमने पेगासस खरीदा है, लेकिन हमने पेगासस इसलिए खरीदा है ताकि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और स्टेट ट्रेड क्राफ्ट के बारे में जानते रहें, हम ओवरऑल प्रोडक्ट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में पेगासस का इस्तेमाल कर सके, इसलिए हमने पेगासस को खरीदा है, ऐसा बोलना है एफबीआई का। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, जो अपोजिशन एक्टिविस्ट है वो तो बोलेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने $1 मिलियन की डील करी, पेगासस खरीदा और तुम बोल रहे हो कि केवल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खरीदा, तुमने किसी के खिलाफ स्नूपिंग करी ही नहीं, हम तो इस बात को मान ही नहीं सकते। असल में हुआ यह है कि यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो ओपनली रिपोर्ट कर रहे हैं कि एफबीआई ने पेगासस खरीदा है। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई $5 मिलियन का 1 साल का लाइसेंस लिया था किसने, एफबीआई ने, 1 साल के लिए टेस्टिंग करने के लिए, किसका, ओवरऑल ये पेगासस का। तो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि 2019 में 1 साल का $5 मिलियन का लाइसेंस लिया था पेगासस का, किसने, एफबीआई ने। फिर 2 फरवरी को गार्जियन ने भी बोला है कि भाई एफबीआई ने $4 मिलियन दिए हैं पेगासस लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। तो अब $4 मिलियन, $5 मिलियन छोटा मोटा पैसा तो नहीं है, भले ही यूएसए अमीर देश है, पर तब भी एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आप पेमेंट करके ओवरऑल कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं खरीद रहे हो, डेफिनेटली आपने इससे कुछ ना कुछ स्नूपिंग करी होगी, ऐसा यहां पे बोल रहा है यूएस का मीडिया और ओवरऑल जो भी प्लेयर्स हैं वहां पे। नवंबर में यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एनएसओ ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ओके, एप्पल ऑलरेडी एनएसओ ग्रुप को सू कर चुकी है, क्योंकि एप्पल के फोन्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर जाता है ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर। तो एप्पल ने ऑफिशियली इस कंपनी को सू कर दिया है और बोला है कि ये एमोरल 21st सेंचुरी के मर्सनरीज है जो कि लोगों की सिक्योरिटी को सिक्योरिटी नहीं रहने देंगे। हालांकि एनएसओ ग्रुप ने बोला है कि पेगासस यूएस के एसटीडी कोड वाले फोन को इफेक्ट नहीं कर सकता। यूएस का कंट्री कोड है +1, जैसे इंडिया का +9 है ना, यूएस का +1 है, तो +1 वाले कंट्री कोड्स को पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन वो अमेरिकन जो कि अमेरिका के बाहर रहते हैं उनके ऊपर स्नूपिंग हो सकती है, और स्नूपिंग होने वाले बहुत सारे आप कह सकते हो यहाँ पे एग्जांपल्स निकल के आए, जैसे युगांडा बेस्ड यूएस डिप्लोमेट्स की स्नूपिंग हुई है, मैक्सिकन जर्नलिस्ट की, सऊदी जर्नलिस्ट की, पोलैंड के अपोजिशन के लीडर्स की, दुबई रूलर के एक्स वाइफ, ब्रिटिश लॉयर्स उनके, पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फिनिश डिप्लोमेट्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आए हैं जिनकी पेगासस के इस्तेमाल से स्नूपिंग हुई है। हालांकि एफबीआई कह रहा है कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खरीदा था। पर इसकी बात मानने वाला कौन है? और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी यहां पे बात बोली गई थी भाई कि इंडिया ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था इस पर्टिकुलर पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदने में। तो ये सब न्यूज़ पेगासस के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे करके बाहर निकल के आ रही हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल न्यूज़ और जीएस पेपर 2 साइबर सिक्योरिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। अभी के लिए आज की डेट में मैं इतनी ही न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़ होती हैं वो मैं अलग से वीडियो बना के आपसे डिस्कस कर ही लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको इस प्रकार की वीडियो से हेल्प मिलती हो, कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई होती हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।